गाइस हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 में। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं जीएफ एंड एआर फॉर जूनियर अकाउंटेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स और उसके बाद पढ़ेंगे डिटेल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका अध्याय 1 है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे अध्याय जो 1 है वो 4 तक है, 1 से 4 तक नियम है इसमें। इसमें सबसे पहले है प्रस्तावना, जो उसके बारे में बताता है भी क्या क्या है उसमें। दूसरे में नियम, उसमें डेफिनेशंस आएगी कई सारी, अपन पढ़ेंगे आगे। नियम 3 है विभागाध्यक्ष को कार्यालयाध्यक्ष बनाने की शक्ति। तो कैसे याद किया, 3 ट्री। जो भी आदमी ट्री पर चढ़ जाएगा है ना, उसको क्या बना देंगे, कार्यालयाध्यक्ष बना देंगे। विभागाध्यक्ष उसको क्या बना देगा, कार्यालयाध्यक्ष बना देगा। ठीक है, ये ट्रिक हमारी। फिर 3 ख, इसमें क्या है, कार्यालय अध्यक्ष को राजपत्रित अध्यक्ष अधिकारी बनाने की पावर। जो कार्यालय अध्यक्ष है वो भी चाहे तो किसी को क्या बना सकता है, डीडीओ बना सकता है, राजपत्रित अधिकारी बना सकता है। ठीक है, कार्यालय अध्यक्ष को राजपत्रित अधिकारी बनाने का प्रारूप किस में है भैया, ये प्रारूप अ में है। ठीक है, प्रारूप अ में है। ठीक है, और इसके कार्य व दायित्व किस में, परिशिष्ट 1 में है। नियम 4 में है संदेह निराकरण। नियम 4 में क्या है, संदेह का निराकरण। तो 4 का ट्रिक क्या था, 4 डोर। तो डोर खोल के देख लो, डोर खोल के कर लो संदेह का निराकरण। ठीक है, फिर आता है अध्याय 2। इसमें आता है वित्तीय प्रबंध व नियंत्रण। वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंट्रोल, उसका नियंत्रण, सामान्य प्रणाली क्या है वो उसमें आएगी। इसमें है नियम 5 से 26 तक। कहाँ से कहाँ तक है, नियम 5 से 26 तक इसमें आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है धनराशि की प्राप्ति। ये क्या है, ये नियम है 5, 6, 7 में। इसमें क्या क्या है देखो, देखो सबसे पहले हाइव। नियम 5 में क्या है, धनराशि कहाँ से आई ये अकाउंट में लिखना पड़ेगा अपने को, गवर्नमेंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा धनराशि कहाँ से। ट्रिक क्या है, हाइव में धनराशि कहाँ से आई वो लिख लो। ठीक है, फिर नियम 6, इसमें क्या है, बकाया राशि को वापस फंड में लौटाना। बकाया जो राशि है उसको वापस जो फंड है उसमें लौटाया जाएगा। तो फिक्स, जहाँ से आई है वहीं उसको फिक्स कर दो। 6 फिक्स, जहाँ से आई है वहीं उसको फिक्स कर दो। ठीक है, फिर नियम 7 हेवन। और हेवन में चल रहे हैं 3 सी चल रहे हैं हेवन में। स्वर्ग में क्या है, 3 सी है। कौन कौन से, देखो, निर्धारण, संग्रहण, नियंत्रण। है ना, निर्धारण यानी क्या करना, उसको कैलकुलेट करना। संग्रह यानी क्या करना, उसको कलेक्ट करना और कंट्रोल करना। ठीक है, ये 3 सी है। फिर है धनराशि का भुगतान, यह है 8 से 13 में। धनराशि का भुगतान किस में, 8 से 13 में। तो आ जाता है नियम 8 साउंड्स ऑफ गेट। तो गेट यानी रेलवे गेट। तो रेलवे गेट वाली ट्रेजरी जो है, कोषागार है, वहाँ से क्या निकालो भैया, धनराशि निकाल लो। वहाँ से क्या निकाल लो, धनराशि निकाल लो। ठीक है, ये है। फिर 9, इसमें क्या है, लोक निधि से खर्चे को कंट्रोल करने की शर्तें। लोक निधि से यानी फंड में से खर्चे जो है उसको कंट्रोल करने की शर्तें क्या है। ठीक है, तो नियम 9 साउंड्स ऑफ वाइन। तो वही ऑफिसर वाइन पिएगा जिसे परमिट है। मतलब सिंपल सी बात है, खर्चे नियंत्रित भी कौन करेगा, जिसको परमिट है वही खर्चे नियंत्रित करेगा। ठीक है, फिर है नियम 10। इसमें क्या है, नियम 10, इसमें क्या है, वित्तीय औचित्य के स्तर। क्या है इसमें, वित्तीय औचित्य के स्तर, मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो 10 साउंड्स ऑफ डैन। प्लानिंग कहाँ करोगे, डैन में बैठकर, गुफा में बैठकर करोगे। ठीक है, फिर देखो नियम 11, इसमें है व्यय का नियंत्रण। क्या है इसमें, व्यय का नियंत्रण, एक्सपेंडिचर कंट्रोल। तो 11 साउंड्स ऑफ लेमन। तो लेमन से होगा व्यय का नियंत्रण। व्यय का नियंत्रण कैसे होगा भैया, लेमन से करेंगे व्यय का नियंत्रण। ठीक है, फिर है नियम 12 है अनियमितता, हानि या छीजत। तो इसमें कैसे याद करोगे, ठीक है, 12 साउंड्स ऑफ बल्ब। 12 साउंड्स ऑफ बल्ब। तो अनियमितता की जांच कैसे करोगे, बल्ब जलाकर करोगे। कैसे करोगे, अनियमितता की जांच कैसे करोगे, बल्ब जलाकर। फिर नियम 13 में क्या है, भुगतान में विलंब नहीं हो। तो 13 साउंड्स ऑफ 13 हर्टिंग। तो हर्ट करता है जब भुगतान में विलंब होता है। ठीक है, तो भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। फिर है नियम 14, क्या है, जिसको जो काम दिया है वही करे। जिसको जो काम दिया गया है वही वो काम करे। ठीक है, अब 14 साउंड्स ऑफ फाइट। फाइट तब होती है जब जिसको जो काम दिया है वो नहीं करता। ठीक है, फिर आता है 15। ठीक है, 15, इसमें क्या है,
15 में जिसने जो साइन किए हैं वही ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है, जिसने जहाँ पे साइन किए वही ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो 15 लिफ्ट इन, ठीक है, मतलब लिफ्ट में जिसने साइन किए, लिफ्ट में मैं कोई डॉक्यूमेंट लेके गया था अपने साइन करवाने के लिए, तो जिसने साइन किए वही रेस्पॉन्सिबल है। फिर है नियम 16 कैंटीन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, विभागीय अधिकारी के कर्तव्य, क्या लिखा है, विभागीय अधिकारी के कर्तव्य। तो 16 कैंटीन, कैंटीन में लिखे हुए हैं विभागीय अधिकारी के कर्तव्य, ठीक है। तो ये ट्रिक है हमारी। फिर 17 सेठ जी, सेठ इन, इसमें क्या है, लेखा परीक्षा द्वारा सूचना मांगना, लेखा परीक्षा द्वारा सूचना मांगना यानी अकाउंट्स मिला के सूचना मांगना, ठीक है। तो 17 सेठ जी, तो इसमें क्या है, सेठ जी से लेखा परीक्षा वाले क्या मांगेंगे, सूचना मांगेंगे। सेठ जी से सूचना कौन मांगेगा, लेखा परीक्षा वाले मांगेंगे, ठीक है, ये चलो गया। फिर नियम 18 में है संविदाएं या कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्टिंग वालों को किस पे रख लो, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो, एक्टिंग वालों को किस पे रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, ठीक है। फिर नियम 19 में क्या है, संविदा के सामान्य सिद्धांत, नियम 19 में क्या है, संविदा के सामान्य सिद्धांत, नॉर्मल लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, नमकीन के पेपर पर लिखे हैं संविदा के सामान्य सिद्धांत, ठीक है, सब नमकीन के पेपर पर लिखे हैं संविदा के सामान्य सिद्धांत। 19 नमकीन, तो संविदा नमकीन के पेपर पर क्या लिखे हैं, संविदा के सामान्य सिद्धांत, ठीक है। फिर देखो आगे 20 में क्या है, इसमें क्या है, इसमें है हानियों की रिपोर्ट, इसमें क्या है भैया, हानियों की रिपोर्ट। तो 20 साउंड्स ऑफ आंटी, तो आंटी देगी हानि की रिपोर्ट, हानि की रिपोर्ट कौन देगी, आंटी। फिर 21 बबल गम, ठीक है, इसमें क्या है, दुर्घटनाएं, तो बबल गम चिपका दी कहीं तो क्या हो जाएगी, दुर्घटना, जैसे कहीं बाल वाल में चिपका दी किसी के और फिर बाल तो उतरेंगे नहीं ना, तो क्या हो जाएगी, दुर्घटनाएं। फिर नियम 22 इसमें है हानियों के लिए रेस्पॉन्सिबल, है ना। 22 साउंड्स ऑफ मिट्टू, तो मिट्टू होगा रेस्पॉन्सिबल हानियों के लिए। 23 ग्रीनरी, इसमें है हानियों का अपलेखा, मतलब हानियों को मिटाना, तो ग्रीनरी में बैठकर क्या करेंगे, हानि का अपलेखा करेंगे, हानियों को मिटाएंगे। फिर नियम 24, है ना, इसमें है विभागीय नियम, तो 24 आउटडोर, विभागीय नियम कहाँ लिखे हैं, सारे आउटडोर में लिखे हैं, ट्रिक क्या है हमारी, आउटडोर, आउटडोर यानी होता है ना मेडिकल वाला आउटडोर, तो विभागीय नियम सारे कहाँ लिखे हैं, आउटडोर में लिखे हैं। 25 लॉन्ग नाइफ, है ना, लेखाधिकारियों के कर्तव्य, लेखाधिकारियों के कर्तव्य, जिसमें लेखाधिकारी हैं या सहायक लेखाधिकारी JRATI जो भी जितने भी उनके कर्तव्य, ठीक है। तो इसमें क्या है भैया, लॉन्ग नाइफ दिखाकर बताए लेखाधिकारियों को उनके कर्तव्य, लॉन्ग नाइफ दिखाकर लेखाधिकारियों को उनको क्या क्या बता दिया, उनके कर्तव्य बता दिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया अध्याय 1, इसमें क्या है, नियम 1993 से शुरू हुए, राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं, मतलब राज्यपाल के आदेश से ये स्टार्ट हुए हैं। ये नियम अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय कार्य करने, गवर्नमेंट की प्राप्ति, अभिरक्षा व भुगतान के मामले में कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जितने भी अधिकारी होते हैं उनको बताते हैं कि आपको काम कैसे करना है, गवर्नमेंट का जितना भी काम हो आपको कैसे करना है उनको बताते हैं, ठीक है। फिर नियम 2, इसमें है परिभाषाएं। सबसे पहले महालेखागार, इसमें क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट के सभी लेखों का ब्यौरा रखेगा, कौन, AG। अन्य लेखों का ऑडिट, विनियोग, लेखा तैयार करना, ये सब कौन करेगा, AG करेगा। फिर विनियोग, सेकंड क्या है, विनियोग। विनियोग क्या है कि व्यय को करने के लिए रखी गई धनराशि बजट से अलग निकालकर विनियोग कहलाती है। देखो सीधी सी बात है, क्या होता है कि सिंपल सी बात है, बजट आया कोई चीज़ का, है ना, बजट आया तो उसको टुकड़ों में बांट दिया, है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, विनियोग कहा जाएगा। ये क्या है, विनियोग, अलग से निकाल ली राशि। फिर है बैंक, तो SBI एक्ट 1934 के उपबंधों के अनुसार कार्य कर रही हो और RBI के एजेंट के रूप में वो RBI नियमों का पालन करें। किसी बैंक की कोई शाखा जिसे अपने RBI एक्ट 1934 में RBI ने अपना एजेंट नियुक्त किया है वो भी क्या कहलाएगी, बैंक कहलाएगी। फिर है सक्षम प्राधिकारी, कौन है सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट के नियमों में वित्तीय पावर प्रदान की गई हो, है ना, वो क्या होगा, आपका सक्षम प्राधिकारी होगा, ठीक है। फिर है CAG का कंट्रोल व महालेखा परीक्षक, इसमें क्या है, भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक से, CAG का मतलब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। फिर देखो आगे, फिर है 6 में राज्य की संचित निधि,
तो अनुच्छेद 266(1) के अंदर उल्लेख है इसका, संचित निधि का ना, ये भी अनुच्छेद पूछ लेगा, ध्यान रखना। इसमें राज्य गवर्नमेंट से प्राप्त समस्त राजस्व, ट्रेजरी बिल, उधार, ये सारे शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक है। फिर संविधान, संविधान क्या है, इसमें भारत के संविधान से आशय है। फिर क्या है, राज्य की आकस्मिकता यानी कॉन्टीजेंसी फंड। ठीक है। इसमें क्या है, इमरजेंसी फंड, सॉरी। संविधान के अनुच्छेद 267(2) में उसका उल्लेख है। भाई संचित निधि का 266(1) में, और इसका किसमें, 267(2) में। ये राज्यपाल के कंट्रोल में होगी। इसमें अनुच्छेद 205 और 206 के तहत राज्यपाल इस फंड से अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। राज्यपाल चाहे तो इस फंड से क्या स्वीकृत कर सकता है, अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा निकलवाने की बोल सकता है। फिर आता है नियंत्रण अधिकारी। इसमें क्या है, विभागाध्यक्ष या अन्य जिसे विभाग के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किए गए व्यय व राजस्व वंचूली को कंट्रोल करने का दायित्व है। या तो किसी विभाग का अध्यक्ष होगा, वो कहलाता है नियंत्रण अधिकारी, या उसके जिसने अपॉइंट कर रखा है किसी और को, वो भी कहला सकता है। ठीक है। फिर देखो, फिर है विस्तृत शीर्ष, मेजर हेड। इसमें क्या होता है कि सरकार की अनुदान मांगों हेतु विनियोग के प्राथमिक इकाई व शीर्ष है, जिसमें फंड अधीनस्थ प्राधिकारियों के कंट्रोल में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे समझो ये बजट का हेड बना दिया शिक्षा। भाई शिक्षा में अपने को 2000 करोड़ रुपए इस साल खर्च करने हैं। अब शिक्षा में कई सारी शिक्षाएं हैं, इसमें कॉलेज शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, कई सारी है। तो विस्तृत शीर्ष तो हो गया शिक्षा, और ये जो क्या हो गए, ये विनियोग वाले हो गए, ये टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये समझो इस चीज़ को। ठीक है, फिर आगे देखो। फिर आता है आहरण व वितरण अधिकारी, जिसको बोलते हैं ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, DDO। इसमें क्या है, जनरली एक कार्यालयाध्यक्ष बनता है DDO, लेकिन उसके अधीन कोई अगर फर्स्ट ग्रेड का है तो वो भी बन सकता है DDO। उसके अधीन कोई राजपत्रित अधिकारी जिसे इन रूल्स में वेतन व भत्तों या अन्य बिल्स पर साइन करने के लिए ऑथराइज कर रखा है, वो भी बन सकता है। फिर आता है वित्त विभाग। वित्त विभाग से आशय राजस्थान गवर्नमेंट के वित्त विभाग से है। फिर आता है वित्तीय वर्ष। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वो कहलाता है वित्तीय वर्ष। फिर आता है राजपत्रित अधिकारी कौन होगा, तो जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य हैं, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की अनुसूची 1 में पदधारक हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त ऐसा पर्सन जिसे नियुक्ति को गवर्नमेंट द्वारा राजपत्रित किया गया हो वो है, कोई ऐसा पद जो गवर्नमेंट द्वारा गजेटेड घोषित हो वो भी है ना। तो ये सारे क्या पद हैं, राजपत्रित अधिकारी है। ठीक है। गवर्नमेंट का आशय राजस्थान गवर्नमेंट से, राज्यपाल यानी राजस्थान का गवर्नर है। विभागाध्यक्ष ऐसा प्राधिकारी जिसे नियमों के परिशिष्ट 8 में प्रशासनिक पावर दी गई है, वो विभागाध्यक्ष कहलाएगा। फिर है कार्यालयाध्यक्ष, ये कौन होगा, इन नियमों के नियम 3 में ऐसा गजेटेड ऑफिसर जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है ना, विभागाध्यक्ष करेगा, वो होगा कार्यालयाध्यक्ष। फिर स्थानीय निकाय, प्राधिकारी जो स्थानीय निधि के प्रबंध हेतु ऑथराइज होगा, है ना, वो क्या होगा, स्थानीय निकाय। फिर है स्थानीय निधि। स्थानीय निधि यानी नियमों के अध्याय 16 के नियम 268(2) में परिभाषित निधि। हाँ, स्थानीय निधि। देखो भैया सिंपल सी बात है, एक तो संचित निधि था, एक आकस्मिक संचित निधि 266(1) में, इमरजेंसी फंड 267(2) में, और स्थानीय निधि 268(2) में। ठीक है। फिर आता है विविध व्यय। ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेतन भत्ते, अवकाश वेतन, पेंशन, इमरजेंसी व्यय, अंशदान, सहायता, कई सारे काम वाम होते रहते हैं, है ना। इन व्ययों की श्रेणी में आते हैं, और उससे अलग जो है वो विशेष व्यय, विविध व्यय कहलाएंगे। ठीक है। अनावर्तक व्यय जो नॉन रिकरिंग हो, मतलब बार बार नहीं होते हो। फिर है राज्य का लोक लेखा। इसमें क्या है, संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित है, जो गवर्नमेंट के पास अभिरक्षा में है ना। सिंपल सी बात है, लोक लेखा मतलब लोगों का पैसा, इसमें से गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती। जैसे कहीं से कोई अनुदान आया है, कोई ग्रांट आया है, या ऐसा कोई चीज़ है जो गवर्नमेंट जिसकी कस्टडी में है, गवर्नमेंट जिसकी रक्षा करेगी, लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकती, है ना, वो कहलाएगा गवर्नमेंट का लोक लेखा। ठीक है। फिर है लोक निर्माण कार्य। इसमें क्या है, सिविल निर्माण कार्य, सिंचाई, नौ परिवहन संबंधी जितने भी कार्य हैं क्या कहलाएंगे, लोक निर्माण कार्य कहलाएंगे। फिर है पुनर्विनियोग, है ना। इसमें क्या है, खर्चों की इकाइयों में से पैसा एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करना। देखो विनियोग तो है तो बांटना,
और एक हेड से जब दूसरे, जैसे शिक्षा के हेड में पैसा बच गया 50 करोड़, उसको आप हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हो, उसको क्या कहोगे आप? पुनर्विनियोग कहोगे। ठीक है। फिर आवर्तक व्यय, ऐसे व्यय जो बार बार रिकरिंग होते हो, बार बार, जैसे आरडी होती है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसे व्यय जो बार बार होते हो उसको रिकरिंग कहेंगे। फिर है प्रादेशिक अधिकारी, इसमें कौन होगा? ये विभागाध्यक्ष से नीचे होगा और कार्यालय अध्यक्ष से ऊपर होगा। जैसे संभागीय स्तर पर कुछ हो गया, जेडी हो गया है ना, जॉइंट डायरेक्टर, ऐसा कुछ। ठीक है, ये है। फिर है अधीनस्थ अधिकारी, राजस्थान गवर्नमेंट विभाग या राज्यपाल के अंडर ऑफिसर जो होगा वो अधीनस्थ अधिकारी कहलाएगा। फिर है कोषागार, जिला हेडक्वार्टर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित कोषागार कोषागार कहलाता है। ई कोषागार क्या है? गवर्नमेंट की ऑनलाइन प्राप्तियों को मैनेज करने का कार्य किसका है? ई कोषागार का है। किसका है? ई कोषागार का। ठीक है। फिर देखो, फिर है कोषागार नियम, स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी रूल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कोषागार नियम कहलाते हैं। फिर क्या है? ई संदाय। ई संदाय से मतलब है किसी संस्था द्वारा गवर्नमेंट के खाते में जमा कराई ऑनलाइन राशि, है ना। जब गवर्नमेंट के पास राशि आ रही है उसको कहेंगे अपन ई संदाय। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इसमें क्या है? कोषागार या उप कोषागार के मीडियम से, के माध्यम से कर्मचारियों के अकाउंट में सीधा पेमेंट कर दो तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। ठीक है। फिर देखो, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, ई ग्रास, इसमें क्या है? राज्य गवर्नमेंट में समय समय पर जमा कराए कर व गैर कर के संबंध में, राज्य गवर्नमेंट में जो समय समय पर राशि जमा कराई जाती है उसको ई ग्रास के माध्यम से कराई जाएगी। फिर है ई नीलामी, इसमें क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई गवर्नमेंट द्वारा नीलामी क्या कहलाएगी? ई नीलामी, है ना। किसी भी माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा की गई नीलामी क्या कहलाएगी? ई नीलामी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर है नियम 3, इसमें है विभागाध्यक्ष को कार्यालय अध्यक्ष बनाने की पावर। हमने याद किया था ट्री से, तो जो भी ट्री पर चढ़ जाएगा विभागाध्यक्ष को क्या बना देगा? कार्यालय अध्यक्ष बना देगा। ठीक है। देखो, तो कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने का प्रारूप किस में? प्रारूप अ में। और कार्यालय अध्यक्ष के कार्य व दायित्व किस में? परिशिष्ट 1 में। ठीक है। तो विभागाध्यक्ष अधीनस्थ जो कर्मचारी अधीनस्थ गेजेटेड ऑफिसर को कार्यालय अध्यक्ष बना सकता है। एक ही कार्यालय और एक जैसे कार्य, मतलब क्या है कि एक ही कार्यालय है और एक जैसे कार्य हैं, मैं एक से ज़्यादा गजेटेड ऑफिसर को कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि कार्यालय अलग अलग है, तब तो 2 से 1 से ज़्यादा गजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कार्यालय एक है और उसमें अलग अलग काम होते हैं। जैसे किसी का कार्य होता है संस्थापन का, किसी का कार्य होता है इलेक्शन ड्यूटी देखना, किसी का कार्य होता है जो सूचनाएं मांगी जाती है उसका जवाब देना, ऐसे कई सारे कार्य होते हैं। तो अलग अलग कार्यों में भी अगर विभागाध्यक्ष बना सकते हैं गजेटेड ऑफिसर को, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट देख रहा है वो, है ना, तब उसमें एक ही बनेगा। ठीक है। फिर है 3ख, इसमें क्या है? कार्यालय अध्यक्ष को गजेटेड ऑफिसर को डीडीओ बनाने की पावर। इसमें क्या है भैया कि कोई कार्यालय अध्यक्ष हो गया और वो नहीं चाहता डीडीओ बनना, तो वो किसी गजेटेड ऑफिसर को डीडीओ बना सकता है ना। अधीनस्थ गजेटेड ऑफिसर को उसके नाम, साइन आदि वितरण कार्यालय भिजवाकर उसे डीडीओ बना सकता है। लेकिन वह डीडीओ गजेटेड ऑफिसर के अलावा अन्य सारे बिल्स पर साइन करेगा, है ना। गजेटेड ऑफिसर डीडीओ बन गया, लेकिन वो गजेटेड ऑफिसर के अलावा जितने भी बिल होंगे उस पर सब पे साइन कर सकता है। ठीक है। कार्यालय अध्यक्ष हमेशा जिम्मेदार रहेंगे, वे स्वतंत्र नहीं है, लेकिन जिम्मेदार हमेशा कौन रहेगा? कार्यालय अध्यक्ष रहेगा। ठीक है। फिर है नियम 4, संदेह निराकरण। तो इसमें ट्रिक क्या बनाई हमने कि संदेह निराकरण कर लो गेट खोलकर, डोर खोलकर, है ना। तो अधीनस्थ ऑफिसर को कोई संदेह हो तो वो संदेह निराकरण कर सकता है, वित्त विभाग करेगा उसका संदेह निराकरण। फिर है अध्याय 2, वित्तीय प्रबंध व नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, है ना। वित्तीय प्रबंध व नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, यह 5 से 26 तक। इसमें नियम 5, है ना। इसमें गवर्नमेंट के पास किसी भी रूप में धनराशि प्राप्त हो उसे अविलंब रूप से गवर्नमेंट के खाते में लिखा जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको लिखा जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? नियम 6, बकाया रूप में प्राप्त अगर राशि है तो उसको संचित निधि में लिखा जाएगा। और अभिरक्षा के रूप में प्राप्त राशि है, भाई अपने को कोई राशि आई अपने से, अपने पास आई, अपने को जमा करानी है, वो लिखेंगे संचित निधि में, उसको जमा कराएंगे। और अभिरक्षा है, कस्टडी में अगर कोई राशि है, सरकार की कस्टडी में राशि है, वो लोक लेखा फंड में जाएगी, है ना।
लोक लेखा फंड में। तो ट्रिक क्या है अपनी फिक्स, जहाँ की धनराशि है उसे वहीं पे क्या कर दो, फिक्स कर दो। जहाँ की धनराशि उसको वहीं पे क्या कर दो, फिक्स कर दो। ठीक है। फिर है 7 है 7 साउंड्स ऑफ हेवन। तो हेवन में क्या क्या होगा, राशियों का 3C निर्धारण होगा, संग्रह होगा और नियंत्रण होगा। ठीक है। तो क्या होगा, राजस्व विभाग रिलेटेड ऑफिसर का ये दायित्व है कि राज्य गवर्नमेंट में प्राप्त सभी बकायों का सही और फास्ट कैलकुलेशन हो, संग्रह हो, लेखांकन करो, उसे ट्रेजरी में जमा कराएं, है ना। जितनी भी राशि कोई आ रही है उसको क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लो, संग्रह कर लो, है ना, और क्या कर लो, उसको ट्रेजरी में जमा कराओ। ठीक है। फिर धनराशि का व्यय व भुगतान, ये किस में है भैया, 8 से 13 में। ठीक है। तो नियम 8, इसमें कोषागार से धनराशि निकालना। तो 8 साउंड्स ऑफ गेट। तो रेलवे गेट पर जो कोषागार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ धनराशि निकालने। ठीक है। देखो भैया कैसे होगा, सरकारी खजाने से ऑथराइज ऑफिसर ऑथराइज सीमा में राशि आहरित कर सकता है ना, जिसको अथॉरिटी है वही निकाल सकता है। खजाने से तभी पैसा निकालेंगे जब भुगतान तुरंत आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि भुगतान 10 दिन बाद करना है तुम लेके बैठ गए उसको, है 1 महीने बाद करना है तुम लेके बैठ गए और 1 महीने ब्याज पे दे दी, ब्याज से पैसा कमा रहे हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बजट है, वो बजट फिर बेकार चला जाएगा तो उसको बजट की राशि पहले निकाल ली और कहीं और ले जाके रख दी उसको, ये भी गलत है। ठीक है। फिर चलो नियम 9, लोक निधि से व्यय खर्च करने का शर्तें क्या है। तो वही ऑफिसर वाइन के पैसे ड्रॉ करेगा जैसे परमिट है 9 वाइन। देखो भैया, कोई भी अथॉरिटी सार्वजनिक धनराशि तभी व्यय कर सकता है जब उसे धनराशि व्यय करने की पावर हो, है ना, तभी वो धनराशि व्यय कर सकता है। फिर है नियम 10, इसमें वित्तीय औचित्य के स्तर, इसमें क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है। तो 10 साउंड्स ऑफ डैन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ करोगे भैया, उसमें बैठ कर करोगे, है ना, गुफा में बैठकर। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसे उड़ा नहीं देगा पैसे। सिंपल सी चीज़ ये है कि हाई फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा वो, जो भी करेगा, मांग से ज़्यादा व्यय नहीं होगा, स्वयं की धनराशि जितना ही व्यय करेगा, ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिसमें स्वयं का फ़ायदा दिख रहा हो, और ऐसा भी कोई आदेश नहीं देगा जिसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप का फ़ायदा हो रहा हो, है ना। ये सब चीज़ें गलत है, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। ठीक है। फिर देखो व्यय का नियंत्रण। तो 11 साउंड्स ऑफ लेमन, लेमन बेचकर करेंगे व्यय का नियंत्रण। ठीक है। देखो कैसे, जो भी व्यय है वो डिसाइडेड लिमिट में ही होगा, जितनी आपको लिमिट दे रखी है, उसी गोल हेतु राशि खर्च की जाएगी जिसके लिए डिसाइड की गई है ना, बाकी नहीं करेंगे। वे खर्चे भी पता हो जिनका पे नेक्स्ट ईयर करना है, अगले साल जो खर्चे करने हैं उसका भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा। फिर है महालेखाकार से पुनः मिलान। अब जो भी नियंत्रण अधिकारी है, कार्यालय अध्यक्ष है, उनसे व्यय का मंथली लेखा प्राप्त करेगा, है ना। नियंत्रण अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष है, अपन ने देखा था नियंत्रण अधिकारी कौन होता है, डायरेक्टर, है ना, या फिर उसके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई व्यक्ति, वहाँ से लेखा प्राप्त करेगा। वह महालेखाकार के तरीके से इसका भुगतान होगा, चेक वेक होगा, ये हर महीने होगा। ठीक है। फिर देखो नियम 12, इसमें अनियमितता, झीझक, हानि के प्रति आंतरिक जांच। तो 12 साउंड्स ऑफ बल्ब, बल्ब जलाकर करेंगे अपन अनियमितता की जांच। ठीक है। तो हर नियंत्रण अधिकारी ध्यान रखेगा कि उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्यवाही में त्रुटि व अनियमितता की जांच होगी, और इसके लिए उसके पास पर्याप्त कर्मचारी भी हैं। विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रखे लेखों की जांच, है ना, जिसमें निदेशक निरीक्षण विभाग करेगा, विभागाध्यक्ष कोई है। ठीक है। अब जैसे वो डायरेक्टर है, वो तो खुद तो सबकी कर रहा है, लेकिन उसकी कौन करेगा, तो निरीक्षण विभाग का जो निदेशक है वो करेगा, और गंभीर अनियमितता मिलने पर उसकी सूचना सरकार के वित्त विभाग को भेजेगा। ठीक है, ये चीज़ है। फिर है नियम 13। नियम 13 में क्या है, भुगतान में विलंब नहीं किया जाएगा। भुगतान में क्या नहीं किया जाएगा, भुगतान में कोई विलंब नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या है, हर्ट करता है भुगतान में विलंब। भुगतान में विलंब होना क्या करता है भैया, हर्ट करता है। ठीक है। तो जो राशियाँ भुगतान के लिए निर्विवाद रूप से देय है, उनमें विलंब नहीं किया जाएगा। ट्रिक क्या है हमारी, 13 हर्टिंग। तो हर्ट करता है भुगतान में व्यय। ठीक है। तो इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल।